अध्ययन का पेपर हुआ था 2022 का, तो उसके जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण एवं समन्वय के बारे में कहता है। ठीक है, तो कौन सा शिलालेख है जो अशोक का जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। ठीक, तो 12वां शिलालेख है और 13वां है, 11वां है या दूसरा शिलालेख है। ठीक, तो कुल कितने शिलालेख थे? 13 शिलालेख थे। ठीक है, तो उसमें से 12वां शिलालेख जो है आपको धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 12वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेन दे रखा है कि 12वां शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सारे तत्वों में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अंततः स्पष्ट है कि 12वां शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो या तो इस तरह से पूछ लेगा कि धार्मिक संश्लेषण का किस अभिलेख में वर्णन मिलता है या उसके बारे में बताया गया है, तो 12वां शिलालेख है। ठीक है, नहीं तो इस तरह से ये स्टेटमेंट दे देगा कि सभी संप्रदायों के तत्वों में वृद्धि, सबका मूल संयम, सभी संप्रदायों का आदर करना, स्पष्ट करना, 12वां शिलालेख धार्मिक षड्यंत्र है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट दे देगा और ये बात पूछेगा कि इसमें किस शिलालेख में ये वर्णन मिलता है। तो ये 12वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, आयोग ने हटा दिया गया था। ठीक, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका 1975 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेन है उसका एक्सप्लेन देख लेंगे। जैसे आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जनसांख्यिकी पुस्तक 2018 में पोर्टल पर उपलब्ध है। वन्यजीव अभ्यारण्य आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो आयोग ने ये हटा दिया गया था। तो जैसे अब ये देख लेंगे हम कि इनमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे कतरनिया घाट 1976 में आपका स्थापना की थी, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप एक पेज। किशनपुर 1972 में था और चंबल 1979 में किया गया था। ठीक, वहीं आपका देखेंगे कि रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थापना हुई थी, जो 1977 में हुई थी। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हो गई थी। ठीक है, तो इसका कोई भी उत्तर आंसर नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका पहला, एक्सेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है, आईटी मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उनको आईटी सेक्टर से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो टॉप ब्रांड कौन सी है? और टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांड 2022 में पायदान पर सेकंडवे नंबर पे है। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके दोनों क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये उस समय का करंट का है, तो इसमें ज़्यादा अब आने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन में भी क्या करेंगे इसका। ठीक, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो सूर्य ऊर्जा से क्या उत्पन्न नहीं है? तो जैसे नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा रहती है, तो उसमें सूर्य का कोई भी रोल नहीं होता है। ऐसे ही भूतापी ऊर्जा, भूतापी मतलब जमीन, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो लावा है और आपका अंदर जो मेटल है, तो वो क्या है? पृथ्वी की गर्मी है, तो वहाँ से पृथ्वी गर्मी से ऊर्जा होती है। नाभिक ऊर्जा आपका यूरेनियम वगैरह से होते हैं, जिसमें ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, तो बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है? सूर्य ऊर्जा के भी एक रूप आते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन दे रखा है आपका, भूतापीय ऊर्जा सूर्य भारत उत्पादित नहीं करता है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिक विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, उनसे नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेन है कि पर्यावरण के संरक्षण और हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ भारत 1986 में पारित हुआ था। ठीक, इसका अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संजय प्रकाश हो जाएगा। ये उस समय के करंट का था, तो अब इसको पूछने वाले नहीं है, तो इसके कोई एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका करंट से रिलेटेड है, 2020-21 के बजट का है, तो इसमें भी इतना खास नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, है ना। अब इसके कोई चांस ही नहीं है, तो इसको पढ़ के क्या करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या जूट होता है? नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? गलत हो गया। असम में गेहूं होता है? नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में चाय होती है? नहीं होती है। जबकि केरल में क्या होता है? रबड़ होती है। ठीक है, केरल लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है रबड़ का। ठीक,
तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक है, ठीक है, क्या है, अजैव घटनीय प्रदूषण है या जैव आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव रासायनिक प्रदूषक है, या गैर प्रदूषणकारी है, गैर प्रदूषक है, या जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अजैव अपघटनीय प्रदूषण है। कैसे हो जाएगा, जैसे DDT है ना, DDT आपने ऊर्जा सिद्धांत का रूल जो पढ़ा हुआ आपके पर्यावरण में, एनवायरनमेंट जो क्लास है उसमें आपने 10% का ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि DDT क्या होता है कि जो पहला उपभोक्ता इसका होता है ना, पहला जिसने कंज्यूम करा है, ठीक है, तो और उसके बाद में इसको किसी ने खा लिया, जैसे चूहा है, चूहा ने DDT का कंज्यूम किया, चूहे को फिर किसने खा लिया, बिल्ली ने काट लिया। तो जो DDT का जो वो है ना परसेंटेज है, वो आपका चूहे से ज़्यादा किस में हो जाएगा, आपका बिल्ली में हो जाएगा। ऐसे अगर बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया तो जो बिल्ली में आपका DDT की जो मात्रा है ना, वो उससे ज़्यादा कुत्ते में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका DDT है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक, तो इसको देखते हैं। जैसे DP कर्वे, ठीक है, DP कर्वे क्या कहा था, सचिव, ठीक है, क्या था, सचिव, वीडो मैरिज एसोसिएशन। ठीक है, और आपके जेडी बैथुन थे, आपके कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, वहीं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत के प्रचार्य थे। ठीक है, और जो मालवाड़ी थे बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने स्टार्ट करा था। तो इसका क्या हो जाएगा, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका ये दे रखा है यहाँ पे, जैसे डी के कर्वे का जो था आपका सचिव विंडो मैरिज एसोसिएशन था। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो DK कर्वे को आप देख लेंगे, सचिव विंडो मैरिज एसोसिएशन, JD बैथुन कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, और BM मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक नागरीय है भाग नगरीय है। ठीक है, इनमें से पूछा है कि किस धार्मिक समूह का जो भाग है ना नगरीय कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा आपका जैन सर्वाधिक नगरीय जनजातीय है। ठीक, तो भारत में जो समुदाय है ना, उनमें अलग अलग समुदाय हैं, तो उनमें से 0.4% है जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, कौन, जैनों की। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। तो पहला आपका है बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे आपकी, बिहार में आती है। ठीक है, कहाँ पे पड़ती है, बिहार में पड़ती है। ठीक, आपकी घोसी पहाड़ी कहाँ पड़ेंगे, चिन्ह श्रृंखला कहाँ पड़ती है आपकी, चिन्ह श्रृंखला पड़ती है आपकी, चिन्ह पड़ती है आपकी हरियाणा में। ठीक है, और जबकि घोसी पहाड़ी पड़ती है और आपकी बिलारी श्रृंखला पड़ती है आपकी कर्नाटक में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, डी के आता है। बटेश्वर पहाड़ियाँ आपकी बिहार में पड़ती हैं, बिलारी श्रृंखला आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं, चिन्ह जो श्रृंखला आपकी मणिपुर में, चिन्ह श्रृंखला जो है मणिपुर में पड़ती हैं, और आप घोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको हम सही से सॉल्व करते हैं। जैसे आपकी बटेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार में पड़ती हैं। ठीक है, और बिलारी पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक में पड़ती हैं, और घोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा में पड़ती हैं, और जबकि चिन्ह पहाड़ियाँ आपकी मणिपुर में पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका D हो गया। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, उनमें से कौन सा सही है। तो एक आपका आय निर्धनता और मानव निर्धनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तथा A और B दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। जैसे आपके इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र जो NDP है, निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान करती है। एक तो आय निर्धनता, और जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकता में कमी का कारण बनती है। दूसरा होता है मानव निर्धनता, जो संपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित कर सकती है। ठीक है, तो 1997 में पहली बार UNDP ने आय निर्धनता से पृथक मानवों को निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो जैसे आपका, मुझे ये क्वेश्चन भी गलत लगता है। जैसे आपका भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा में है। ठीक है, तमिलनाडु जो आपकी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में है। ठीक, वहीं आपकी मुद्रा एल्युमिनियम जो मालको है ना, जो चेन्नई, और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को कहाँ पे आपकी रैनकुट में भी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे अभी आपने देखा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी और मद्रास और मुत्तुर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। ठीक, तो तमिलनाडु की जो राजधानी क्या पड़ती है, तो चेन्नई। तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है, तो एक बार मैं इसको रीचेक करके आपको सही से आंसर दे पाऊंगा। ठीक, तो इस पर क्या करेंगे, राउंड गोला कर देंगे, सर्कल कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है।
यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्टैंगल क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। दूसरा आपका कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तीसरा अमेरिका इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है। चौथा लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जैसे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों का उल्लंघन से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका अब इनकी स्थापना के बारे में पूछता है, ठीक। तो स्थापना के देखेंगे आपकी, जैसे निम्नलिखित में से स्थापना का कार्यक्रम लगाओ। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी हुई थी आपकी? सबसे पहले होती है आपकी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, मे बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना सबसे पहले होती है, ठीक। तो अभी हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर है आपका सी, राइट आंसर है आपका पहला ये हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे पे आती है समाजवाद पार्टी, तीसरे पे आती है आपकी समाजवाद पार्टी आती है, बहुजन समाज पार्टी सेकंड पे आती है, और आपकी जो समाजवादी है थर्ड पे आती है, और ये ऑल इंडिया तृणमूल वाला आपकी फोर्थ पे आती है। तो इनके स्थापना का देश देख लेंगे। जैसे सबसे पहले कौन सी हुई थी? तेलुगु देशम पार्टी हुई थी। तो कब हुई थी आपकी? 1982 में। फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी की है वो, फिर आती है अखिलेश वाली पार्टी 1992, और ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस है जो आपकी पश्चिम बंगाल में, वो 1998 में आपकी स्थापना होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम दिया गया है। तो वो कौन सी आपकी? डी आंसर हो जाएगा CUET, ठीक है। ये एकल विंडो है, मतलब कि इस वाले टेस्ट को देखिए आप कई कॉलेजों में क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेते हैं अलग अलग चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन दे रखा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, इसमें जो CUET की जो परीक्षा कराएगी वो NTA कराएगी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों हेतु सत्र 22-23 के लिए स्नातक परीक्षा के संचालन की जो जिम्मेदारी होती सौंपी गई है। सभी भागीदारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपका कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा किसी भी सेक्टर में, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, ठीक है। किसका? निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है, ठीक है। इस शोध के शोधार्थी कौन है, ठीक है। तो इस शोध के शोधार्थी कौन हो जाएंगे आपके? चार्ल्स बूथ, ठीक है। चार्ल्स बूथ इसके शोधार्थी हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक्सप्लेन दे रखा है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया। क्या? सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के जो शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे, और इनकी पुस्तक लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन में गरीबी के बारे में उनके एकत्र किए गए आंकड़ों पर केंद्रित था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। औरंगजेब के जो शासन है उनकी घटनाओं पर विचार कीजिए। जैसे देवराई की लड़ाई, बनारस के पास पूजा का पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत का विजय, ठीक है। तो इसका क्या देखेंगे? इसका कोड देखते हैं कि कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले होती है आपकी बनारस के पास पूजा का पराजय हुआ, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका धर्मत का विजय होता है, ठीक। फिर सामूहिक लड़ाई, फिर देवराई की लड़ाई आती है। तो इसका जो आपके एक्सप्लेन है उसको देख लेते हैं। डेटेड तो मुझे भी थोड़ी याद नहीं रहती। जैसे बनारस के पास पूजा की जो पराजय है ना, पूजा की जो पराजय हुई 1658 में होती है, धर्मत का विजय होती है 1658 में, और सामूगढ़ की जो लड़ाई होती है 1658, और देवराई की लड़ाई है जो 1958 का होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि फरवरी 1658 में क्या हुआ, बनारस के पास पूजा की पराजय हुई। फिर धर्मत में आता है कि अप्रैल में 15 अप्रैल को 1658 धर्मत में विजय करता है, और सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे 20। आप पूछ रहा है कि के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये कौन सी झील पर स्थित है? आपकी लोकटक झील पर स्थित है, जो कहाँ पे आपकी मणिपुर में है, ठीक है। और मणिपुर में जो घर बने होते हैं ना लोकटक झील पर, इस तरह से जो झोपड़ियाँ बनी होती हैं उसको कहते हैं फुमडी कहते हैं। इस पर जैसे जो द्वीप से है ना उसको फुमडी कहते हैं, फुमडी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जैसे आपका प्रशांत का सबसे गहरा, ठीक है, आपका मिलान करना है तो सबसे गहरा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? आपका मरियाना ग्रंथ है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे अधिकतम हिंद महासागर में कौन सा आपका सुंडा गर्त है? सुंडा गर्त है। तो हम पहले मिलान करके देख लेंगे। प्रशांत महासागर आपका 3 आ रहा है, तो इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, इन दोनों में से कोई नहीं होगा,
ठीक। अब इन दोनों को देखेंगे। अब सी का देखो फर्स्ट, सी का फर्स्ट किस में है, दोनों में सी का फर्स्ट है। अब हम देख लेंगे बी का आर्कटिक। आर्कटिक में कौन सा आपका मेलाई अर्थ आता है, ठीक है, कौन सा आता है आपका आर्कटिक में मेलाई अर्थ आता है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका 3 बी। तो प्रशांत महासागर में आपका मैरियाना गर्त है, आर्कटिक में मेलाई गर्त आता है, और हिंद महासागर में आपका सुंदा गर्त है, और अटलांटिक महासागर में आपका क्या हो जाएगा, पेट्रो रिको गर्त होते हैं, जो कि इन सभी सागरों के सबसे गहरे गर्त कहलाते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 341 हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के, ठीक है, क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट कौन परीक्षण करता है। ठीक है, तो कौन करेगा, आपका लोक लेखा समिति करेगी। ठीक, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं आपके, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 किसके होते हैं लोकसभा के, और 7 किसके होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो इसका एक्सप्लेन है, जो भारतीय संसद की जो लोक सेवा समिति है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, भारत सरकार के विनिमय लेखक तथा उस पर भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, इनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बना जाता है, तो कौन सा होता है आपका हांगकांग है। ठीक है, अब ये 2022 का है, तो इसमें ये आने की चांसेस नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी ना करें क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अब देखते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है जब जलाने पे होता है, तो फिर गोबर भी यही है कि CO2 का उत्सर्जन करता है। कोयला आपको पता ही है, ये भी करता है, जबकि ये परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, एक बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, और ये कैसा स्रोत है आपका, केमिकल रिएक्शन होती है इनमें। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो इनमें से हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, आर्गन नहीं है। जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी हरित गृह गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित गृह गैस हैं, जबकि आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस में आती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब ये इसका एक्सप्लेन देख लेंगे क्योंकि इसके कुछ चांसेस हैं आने के। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे जलवाष्प है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, ऑक्साइड है। जैसे जलवाष्प है, जलवाष्प सर्वाधिक ज़्यादा सबसे अधिक जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जलवाष्प। तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन धातु है कि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो बताया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, जिसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो जैसे M S स्वामीनाथन इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और जैसे वर्गीन कुरियन को दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, और जो मोरारजी देसाई हैं इनको बैंक के लिए जाना जाता है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए जाना जाता है। और वहीं आपके LK झा को आर्थिक प्रशासन में सुधार के लिए जाना जाता है, LK झा को। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3 किसमें आपका D में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपका, अब मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या आपका भारत, ठीक है, भारत गृह सचिव तथा असम मेघालय के पुलिस महानिदेशक थे, केंद्रीय गृह मंत्री या असम मेघालय के मुख्यमंत्री थे, भारत के गृह सचिव और असम के मेघालय के मुख्य सचिव थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये करंट का था, अब तो ये पूछने के चांस नहीं है, 0% चांस है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह था। ठीक है, क्या सीमांत किसान थे, क्या डेयरी किसान था, क्या भूमिहीन कृषि श्रमिक था, या फुटपाथ विक्रेता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटपाथ विक्रेता था। ठीक है, जो रेडी वेडी लगाते थे उनका जो सामान बेचते हैं वो, और इनको कितनी सेवा देने वाली थी, 10,000 रुपये तक का लोन सुविधा देनी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे कोविड-19 के वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से फुटपाथ विक्रेताओं, स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं अथवा रेडी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई थी, स्वनिधि योजना। ठीक, अब देखते हैं आपका 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम को स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आयोग ने क्या करा था, गलत माना था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, इन अनुमानित योग्य शोर
कि इस तरह के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कूटों का मिलान करना है। आवासीय क्षेत्र में जो आवाज़ सुन सकते हैं वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, आवासीय क्षेत्र में आपकी 55 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। वहीं शांत क्षेत्र को देखेंगे तो 50 डेसिबल। अब इसको हम अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, दिमाग लगाएगा तो वो भी सॉल्व कर देगा आराम से। तो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें 65 डेसिबल तक सुन सकते हैं, सॉरी 70 डेसिबल तक, और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डिग्री होता है। ठीक, अब देख लेंगे, एक्सप्लेन देख लेंगे। ए का कौन सा है आपका, सेकंड, तो सेकंड किस में आपका, सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी डी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसका देखो, जैसे आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र में 55, दिन के समय 55 और रात के समय 45 डेसिबल। शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 है जबकि रात के समय 40 है। और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल तक सुनने की क्षमता होती है जबकि रात के समय में 70 डेसिबल होता है। व्यापारिक क्षेत्र में 65 जो है डेसिबल है सुन सकते हैं व्यापारिक सेक्टर में, और रात में 55 हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें दे रखा है कि शक के संदर्भ में सबसे पहले सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राओं से मिलती है। रजत मतलब चांदी की मुद्राओं से मिलती हैं। चंद्रगुप्त ने सेकंड ने आपके चांदी के सिक्के चलाए थे। इन मुद्राओं की जो तौल लगभग 33 ग्राम हुआ करती थी। ठीक है, ये 33 ग्राम का भार था। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टी मालथन। ठीक है, टी मालथन ने मालथूनियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या। मालूम मालथूसियन थ्योरी आ जाए तो सीधा लगा देना जनसंख्या से रिलेटेड थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो कथन है और अभिकथन है और जो उसका कारण दे रखा है, तो उसको देखेंगे। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही स्थान पर पढ़ते हैं, क्या एक ही अक्षांश पर पढ़ते हैं, दार्जिलिंग और आगरा एक ही अक्षांश पर पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कहता है किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका जो कारण बताया गया, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन से हो जाएंगे आपके, दोनों सही हो जाएंगे। ए बी इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मिलान कीजिए। अब खट्टेसार जो गन्ने का लाल सड़न प्रयोग होता है वो किससे होता है, आपका कवक से होता है। किससे, कवक रुई से होती है, कवक फुई होती है। आलू का जो कृषांत रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और गेहूं का जो साहू रोग है वो कीट के समय वजह से होता है। और खट्टे नासर होता है वो जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, खट्टे नासर आपका जीवाणु होता है। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है वो कवक फुई के द्वारा होता है। और आलू का जो कृष्णकांत जो रोग है वो ऑक्सीजन से होता है। और गेहूं का साहू रोग किससे होता है, कीट से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ इसका एक्सप्लेन दे रखा है आपके खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है कवक फंगी से होता है, आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे कि 22 और 2026 है ये। ठीक है, तो प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो पहला जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके, दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे उसके। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाती है। ठीक, तो अभी हम शनि ग्रह के एक्सप्लेन के बारे में देख लेते हैं कि जो शनि ग्रह का जो वायुमंडल है ना उसमें 75% हाइड्रोजन होती है, प्रतिशत हाइड्रोजन, और 25% हीलियम से निर्मित है। कौन सा आपका शनि का जो वायुमंडल है वो। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन व जल हिम वाटर की उपस्थिति दर्ज की गई है। अंतर दिए गए विकल्पों का सर्वाधिक उपयोग उत्तर डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जब आपके 1985 में गंगा एक्शन प्लान को परियोजना को प्रारंभ किया गया था तो इसके उद्देश्य क्या थे, मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक, तो मुख्य उद्देश्य नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना। ठीक है, गलत हो जाता है। गंगा नदी का केवल नई बांध बनाना, ये भी गलत है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक, कारण क्या था? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों की अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ए सही, बी की सही कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे आपकी दे रखी है एक्सप्लेन है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में 9(1) के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में आधार पर स्तंभ माना गया है। पूर्वावलोकन भाग 4 में देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके कहाँ आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए, ठीक है, स्वच्छ जल सुरक्षा देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो इसका जो राइट का आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ और जल सुरक्षा के लिए प्रथम कदम डिजिटल वाटर डेटा है एक्वेरियम का अप्रैल 2012 के आरंभ द्वारा किया गया था। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की ओर देना था। ठीक, तो कौन थे इसके सत्यशोधक समाज के? ज्योतिबा फुले, एम.जी. रनाडे, ठीक है, या राजा राममोहन राय या ताराबाई। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले हो जाता है। ठीक, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 अब इसका जो एक्सप्लेन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी किसने लिखी है आपकी? ज्योतिबा फुले एवं संगठन ने सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी, एक सेकंड दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका इस तरह से दे रखा है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होता है। मानस कहाँ पे पड़ता है आपका? असम में पड़ता है। सुंदरबन पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी पड़ता है आपका यूके उत्तराखंड में। ये ऑप्शन में गलत है, जबकि पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इसका जो मिलान है आपका ए का 4, बी का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको उत्तराखंड था उस वहाँ पे उत्तर प्रदेश से रखा है, 2000 में वो पहले अलग हो गया था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, किसका? म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र आपका खनिज तेल से संबंधित रखता है। ठीक, जबकि तांबा सर्वाधिक तांबा आपकी चिली, ठीक है, सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला कंट्री है चिली। ये देखो इसका एक्सप्लेन है। बायो योमा जिले अधिकारी तौर पर पेगु योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी व सीताउंग नदी के मध्य अवस्थित है। यह क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, जैसे अमेठी मानी जाती है आपकी मूंज के उत्पादन के लिए, और आपका ये जैसे गौतम बुद्ध नगर आपका रेडी कपड़े और आगरा चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपका बागपत लकड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं है बागपत, जबकि लकड़ी के लिए क्या है? सहारनपुर आता, सहारनपुर और आपका उत्तराखंड के लिए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। ये सभी के सभी क्या है आपके पहले जो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे, अभी उस वाली सीरीज पे चलते हैं, और अगली वाली सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर जो 2021 में आयु क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अभी दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें और आप शेयर भी करें इसको। ठीक है, तो बस इतना कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि इसमें क्या है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला आपका जैसे सुल्तानगढ़ी। अब देखते हैं लाल महल किसने बनवाया था? आपका बलबन ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश में बनाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और जमात खान मस्जिद बनाई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ए का कौन सा आपका? ए का 3, आपका बी का 4 और जमानत खान मस्जिद का आपका ये हो जाएगा
सी आंसर, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि जो जनसंख्या लाभांश है, जनसंख्या का जो लाभ है ना वर्किंग तौर पर, तो वो किस ईयर से आता है आपका, नापते हैं 15 to 59, ठीक है, 15 से 59 साल या 60 साल, कहीं कहीं 60 होता है, कहीं कहीं आपका 59 दे रखा होता है, तो क्या हो जाएगा 15 से 59 की कार्यकाल जनसंख्या होती है। अब देखते हैं कूट, पहली और कूट का निर्वाचन कीजिए जो सही है, ठीक। तो तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखी है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दे रखा है, ठीक है। ये पहले का 8वीं का आपका भाषा आ जाता है और 7वीं में आ जाता है राज्य, पहला आ जाएगा, 7 का ए आ जाएगा, ठीक है। और चतुर्थ समिति आपका संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की विशेष सूची है, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है आपका, दूध सागर जैसे सुमेलित कीजिए, तो दूध सागर एक का कहाँ लगेगा आपका, गोवा में। दूध सागर कहाँ पे आपका, गोवा में। तो अभी हम देख लेंगे इसका कौन सा ए किस में है आपका, 4 है, ठीक है। तो ए को 4 के रूप में देखते हैं, बी और ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में कह रहा है क्या, दूध सागर कहाँ पड़ता है आपका, गोवा में। दूध सागर गोवा में पड़ता है। बरकाना कर्नाटक और खंदार उड़ीसा और पलानी हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब बलवंत राय मेहता कब आई थी आपकी, 1957 में ही आई थी, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये सभी पंचायती राज्यों से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। एलवी सिंघवी समिति 1986 में ही आती है, और जबकि पीके थुंगुन समिति 1988 में आती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाता है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इस तरह की जो डेटेड है ना, इसको आप एक ब्लैंक पेपर पर लिख लिया करें, क्योंकि हर एक चीज़ में ये डेटा नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसको बार बार देखते रहिए, और कभी भी एग्जाम आएगा तो आप सीधा इसको ठोक देंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नागर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। तो सुन्नी त्रिकोण का भाग कौन नहीं है आपका, बसरा, ठीक है। यहाँ पे सुन्नी नहीं है, शिया मुसलमान होते हैं, ठीक है, टिकरा बसरा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तंजानिया की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है आपकी सामिया सुलू हसन बनी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि वर्ष 2022 के आरंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, ये कह रहा है आपका वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा था। तो इस्पात का सबसे करता है उत्पादन चीन करता है, और देन आता है भारत सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन आपका चीन, सेकंड आपकी भारत हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 क्या कहता है, अब ये देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका कब ओपन हुआ था, 2005 में आता है। वहीं आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आता है 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना आती है आपकी 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आती है आपकी 2001 में आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2005, ये उसी का एक्सप्लेन है। अब देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है। किसने जीता है आपका, पीवी सिंधु ने जीता है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ओल्डेटेड हो गया। अब देखते हैं ऊष्मागतिकीय, ठीक है, क्या है, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप सौंपा है, कौन सा आपका, ग्रेफाइट को। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है, ठीक है, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो एकेडिना जो है एक स्तनधारी है, वो अंडे देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरातत्व स्थल के नाव के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका कोटजीबी हड़प्पा या कालीबंगा रोपड़, मोहनजोदड़ो इन लोथल, और धोलावीरा एवं भगवत पत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऐसे बंदरगाह मॉडल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि उत्तर प्रदेश
कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्या है, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो पहले पे आता है आपका कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। ठीक है, अब ये आंसर हो गया आपका। पहले आता है आपका कानपुर, तो इसमें सेकंड देखेंगे, सेकंड दो में है तो आपका बी और थर्ड हट जाएगा। तो पहला आपका कानपुर, सेकंड आपका लखनऊ, फिर आपका गाजियाबाद और कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी, डी आंसर इसका राइट आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। 58 क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका खमात की खाड़ी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि जल जीवन मिशन योजना किस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी आपकी 19 और 20 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अब इसका कल क्रम बताना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक सेकेंड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जो घटना दे रखी है उन पर विचार करना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी? लाला हरदयाल ने करी थी। अब इसकी जो गठन करने वाली डेट कितनी थी? ठीक है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यहाँ हम देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए गदर पार्टी की स्थापना। फिर होता है आपकी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंसी कमेटी की स्थापना होती है और फिर उसके बाद केंद्रीय असेंबली बमकांड होता है और फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेन दे रखे हैं। एक्सप्लेन में देखेंगे प्रश्नगत घटनाओं का क्रम क्या है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को की गई। वहीं बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 हुआ। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ? 18 अप्रैल 1929 को। वहीं चिटगांव सत्याग्रह छापा हुआ था 18 अप्रैल 1930 को होता है। ठीक, तो आज का जो सेशन है आज का यहीं खत्म करते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन हो गए आपके। 5 से 6 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। आज के जो 60 क्वेश्चन है अभी कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना दोस्तों, ताकि कल वाली क्लास भी हम ऑन टाइम लेके आए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।